जब किसी इंसान पर अचानक कोई गंभीर कानूनी आरोप लगता है ना, तो वो स्थिति बेहद डरावनी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए, जैसे किसी को बिना किसी चेतावनी के गहरे पानी में धक्का दे दिया गया हो। उस वक्त इंसान सिर्फ सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। सही बात है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। जी, समझ नहीं आता कि कौन सी दिशा सतह की ओर जाती है और चारों तरफ सिर्फ घबराहट होती है। और ये ना एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर ऐसे समय में सही कानूनी जानकारी मिल जाए तो वो एकदम एक लाइफ जैकेट की तरह काम करती है। अरे वाह, ये लाइफ जैकेट वाला रूपक बहुत ही सटीक है ना? वो जानकारी ना सिर्फ डूबने से बचाती है, बल्कि किनारे तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाती है। एकदम सही कह रही हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी लाइफ जैकेट पर, यानी उस कानूनी सुरक्षा चक्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी रिश्ते में, विशेषकर पति पत्नी के मामले में, हाँ, जब एक पत्नी पर गंभीर और अक्सर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, ये गहरे पानी और लाइफ जैकेट वाला रूपक स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझाता है। क्योंकि जब वैवाहिक जीवन में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है ना, तो पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर, सदमा और घबराहट ही होती है। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं उनका मूल संदेश ही यही है कि घबराहट से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। सही कहा। भावनाओं के उस भंवर से बाहर निकलकर तथ्यों की दुनिया में कदम रखना ही एकमात्र विकल्प होता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से लिए गए हैं। जी। इस मंच पर उच्च न्यायालय प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन वाजपेयी ने अपने वर्षों के अनुभव को साझा किया है, जो कि बहुत ही मूल्यवान जानकारी है। हाँ, तो आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य मिशन ये समझना है कि भावनाओं और उस शुरुआती डर को एक तरफ रखकर तथ्यों, साक्ष्यों और एक सही कानूनी रणनीति के आधार पर एक मजबूत बचाव कैसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्रोत में सबसे पहला कदम ये बताया गया है कि कानून को एक ढाल के रूप में समझना होगा। सही कहा। जब ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो अक्सर लोग खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ हो गया है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि कानून की किताब सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनी है। कानून हर उस व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए बना है जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। मतलब बिना हथियार और ढाल के कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। एकदम। और कानूनी लड़ाई में देश का संविधान और उसकी जो धाराएं हैं वही सबसे बड़ी ढाल हैं। लेकिन यहाँ ना एक सवाल उठता है मेरे मन में। समाज में अक्सर एक धारणा होती है कि जब कानूनी धाराओं की बात आती है तो लोग उन्हें एक हथियार की तरह देखते हैं। हाँ, हमला करने के लिए या बदला लेने के लिए। जी, तो क्या हम इस नजरिए को बदल सकते हैं? जो कानूनी विकल्प स्रोत में गिनाए गए हैं, जैसे कि धारा 498A IPC या धारा 125 CRPC और जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, यानी डीवी एक्ट। हाँ, डीवी एक्ट, क्या ये वास्तव में एक रक्षात्मक ढाल है? मतलब क्या ये धाराएं किसी के छीने गए सम्मान और सुरक्षा को वापस स्थापित करने का काम करती हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल है। इसका उत्तर इन कानूनों के बनाए जाने की मूल भावना में ही छुपा है। अच्छा, वो कैसे? यदि हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो जब किसी महिला पर झूठे आरोप लगते हैं या उसे प्रताड़ित किया जाता है तो वो केवल मानसिक आघात नहीं होता। और भी बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। कई बार इसके साथ घर से निकाला जाना, आर्थिक मदद पूरी तरह से बंद कर देना या मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी शामिल होती है। बाप रे। अब ऐसे में सिर्फ आरोपों का मौखिक रूप से खंडन करना या बस ये कहना कि मैं निर्दोष हूं काफी नहीं है। यहीं पर ये विशिष्ट धाराएं ढाल बनती हैं और स्थिति को संतुलित करती हैं। स्थिति को संतुलित करने से आपका क्या मतलब है? क्या हम इसे किसी एक धारा के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए धारा 125 CRPC को ही लेते हैं, जो भरण पोषण से जुड़ी है। जी, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस से। अब इसे रणनीतिक रूप से समझिए। जब भी कोई वैवाहिक विवाद शुरू होता है तो अक्सर एक पक्ष दूसरे पक्ष को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, मतलब पैसे देना बंद कर देते हैं? एकदम। बैंक खाते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, रोजमर्रा के खर्चे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति हार मान ले और वो कानूनी लड़ाई लड़ ही ना सके। ओहो, मतलब ये एक तरह की थका देने वाली रणनीति है जिसे अंग्रेजी में वॉर ऑफ अट्रिशन कहते हैं।
बिल्कुल सही, सामने वाले को भूखा रखकर घुटने टेकने पर मजबूर करना। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर धारा 125 सीआरपीसी एक ढाल बनकर सामने आती है। कैसे? ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर कोई अन्याय न कर सके। अदालत तुरंत अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे सकती है। अरे वाह! हाँ, ये उस व्यक्ति को लड़ाई के दौरान जीवित रहने, अपने वकील की फीस देने और सम्मान से जीने के लिए एक आर्थिक सहारा प्रदान करता है। ताकि न्याय की लड़ाई में पैसा कोई बाधा न बने। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि लड़ाई बराबरी की हो। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो इसका मतलब है कि ये धारा कोई इनाम नहीं है, बल्कि ये न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए एक बुनियादी जरूरत है, एक ऑक्सीजन की तरह। एकदम सटीक। और इसी तरह घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डीवी एक्ट भी काम करता होगा। हाँ, डीवी एक्ट का दायरा बहुत ही व्यापक है। ये केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या क्या आता है इसमें? इसमें आर्थिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार और सबसे महत्वपूर्ण निवास का अधिकार शामिल है। राइट टू रेजिडेंस। जी, मान लीजिए किसी को रातों रात घर से निकालने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत आम है ऐसे मामलों में। हाँ, तो ऐसे में डीवी एक्ट के तहत एक रेजिडेंस ऑर्डर प्राप्त किया जा सकता है, जो कानूनी रूप से उस व्यक्ति को उसी घर में रहने का अधिकार देता है। ये किसी भी तरह की जबरदस्त बेदखली पर रोक लगाता है। बहुत बढ़िया। और इसी सूची में धारा 498 आईपीसी भी है, जो क्रूरता के खिलाफ एक बेहद मजबूत कानूनी प्रावधान है। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये सभी कानून केवल पलटवार करने के तरीके नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक व्यवस्थित तरीके से अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के उपाय है। ये एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जो ये तय करती है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति सामने वाले को बेबस न समझ ले। एकदम सही विश्लेषण है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर सिर्फ इन ढालों के होने से काम चल जाता तो हर कोई अपना केस आसानी से जीत जाता। बिल्कुल। असल चुनौती तो अदालत के कमरे में अपनी बात साबित करने की होती है ना? हाँ, और यहीं से कानूनी प्रक्रिया का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। हमारे स्रोतों में ये साफ तौर पर कहा गया है कि केवल आरोपों का जवाब देना पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर हम अदालत के कमरे की कार्यप्रणाली की कल्पना करें तो वो एक ऐसी जगह है जो भावनाओं, आंसुओं या दर्द पर नहीं चलती। एकदम नहीं। ये ऐसा है जैसे किसी बहुत ही कठिन परीक्षा में बैठना। कोई भी व्यक्ति अपने मन में पूरी तरह से जानता है कि उसे सही उत्तर पता है। हाँ, उसे पता है कि वो निर्दोष है। बिल्कुल, उसे पता है कि सच क्या है। लेकिन जब तक वो उत्तर आंसर शीट पर सही तरीके से नहीं लिखा जाता, तब तक परीक्षा जांचने वाला कोई नंबर नहीं देगा। बहुत खूब। यहाँ पर आंसू, दर्द या घबराहट आंसर शीट नहीं है। तथ्य और साक्ष्य यानी फैक्ट्स एंड एविडेंस वो आंसर शीट है। ये परीक्षा और आंसर शीट वाला रूपक बहुत ही सटीक है। न्यायपालिका पूरी तरह से इसी सिद्धांत पर काम करती है। स्रोत का विश्लेषण करते हुए ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अदालत में न्याय हमेशा तथ्यों और कानून के आधार पर मिलता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। सही बात है। जब कोई इंसान अदालत में अपनी पीड़ा बताता है तो जज मानवीय रूप से सहानुभूति रख सकते हैं। हाँ, वो भी इंसान है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी कानूनी फैसला सुनाने के लिए उन्हें ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। सॉलिड एविडेंस चाहिए। कानून अंधा नहीं है, लेकिन वो केवल वही देख सकता है जो सबूतों की रोशनी में दिखाया जाए। और स्रोत में उन साक्ष्यों की एक बहुत ही स्पष्ट सूची दी गई है। जी, जैसे कि चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल रिपोर्ट और स्वतंत्र गवाह। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा उलझाव महसूस हो रहा है और मैं इस पर सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। आज के समय में जहाँ तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या डिजिटल साक्ष्यों पर इतनी आसानी से भरोसा किया जा सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति अदालत में कहता है कि मेरे साथ क्रूरता हुई है और दूसरा व्यक्ति उसके बचाव में चैट्स के कुछ प्रिंटआउट्स रख देता है। जी। तो एक प्रिंटआउट में ऐसा क्या जादुई है जो किसी के मौखिक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दे? स्क्रीनशॉट तो कोई भी एडिट कर सकता है ना? ये बहुत ही शानदार और व्यवहारिक सवाल है और अदालतें भी इस बात को भली भांति जानती हैं कि डिजिटल डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो फिर वो कैसे भरोसा करते हैं? यहीं पर डिजिटल फोरेंसिक्स और मेटा डेटा का विज्ञान काम आता है। मेटा डेटा? जी, जब अदालत में चैट्स या कॉल रिकॉर्डिंग्स पेश की जाती है तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या प्रिंटआउट नहीं होता। अच्छा। अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उस उपकरण की मांग कर सकती है जिससे वो चैट की गई थी। मतलब वो उस मोबाइल फोन या कंप्यूटर को देखना चाहेंगे, वो मूल स्रोत यानी ओरिजिनल सोर्स। बिल्कुल, और डिजिटल साक्ष्य कभी भी झूठ नहीं बोलते
क्योंकि उनके पीछे एक टाइम स्टैम्प होता है। जब कोई संदेश भेजा जाता है तो सर्वर पर यह दर्ज हो जाता है कि वो किस दिन किस सेकंड पर भेजा गया था। अच्छा, वो सब रिकॉर्ड होता है। हाँ, मानव स्मृति यानी याददाश्त समय के साथ बदल सकती है। दबाव या घबराहट में भावनाएं इंसानी बयानों को रंग सकती हैं। हाँ, लोग तारीखें भूल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक डिजिटल फुटप्रिंट उस विशेष समय का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड होता है। वो पूरा संदर्भ प्रदान करते हैं कि किसी विशेष दिन दो लोगों के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई थी, बिना किसी बात की मिलावट के। एकदम। तो ये एक तरह का टाइम कैप्सूल हो गया जो उस पल की सच्चाई को कैद कर लेता है। एकदम सही। और जहां तक मेडिकल रिपोर्ट्स की बात है, वे शारीरिक प्रताड़ना या किसी भी चोट का वैज्ञानिक और स्वतंत्र प्रमाण होती हैं। जी। अदालतें स्वतंत्र गवाहों और वैज्ञानिक प्रमाणों को बहुत अधिक महत्व देती हैं, क्योंकि उनमें पक्षपात या झूठ बोलने की गुंजाइश लगभग न के बराबर होती है। क्योंकि विज्ञान किसी का पक्ष नहीं लेता। सही कहा। लेकिन यहाँ स्रोत एक और बहुत गहरी बात की ओर इशारा करते हैं, और वो है सही समय पर संकलन, यानी एविडेंस कलेक्शन की टाइमिंग। जी, साक्ष्य होने से ज्यादा जरूरी है उनका सही समय पर इकट्ठा किया जाना। हाँ, मैंने भी स्रोत में इस बात पर बहुत ध्यान दिया था। वहां लिखा था, साक्ष्यों का सही समय पर संकलन निर्णायक होता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखिए, क्या सबूत बाद में आराम से इकट्ठे नहीं किए जा सकते? अगर मेरे पास सच है तो वो 1 महीने बाद भी सच ही रहेगा, है ना? सैद्धांतिक रूप से सच नहीं बदलता, ये बात सही है। लेकिन कानूनी दुनिया में साबित करने की क्षमता समय के साथ खत्म हो जाती है। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़ें तो साक्ष्य समय के साथ नष्ट हो सकते हैं या उनकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। जी। कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई घटना घटित होती है। हाँ। किसी के साथ मारपीट होती है। ओके। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट 6 महीने बाद बनवाई जाती है। जी। तो अदालत स्वाभाविक रूप से ये तीखा सवाल पूछेगी कि इतने समय तक शांति क्यों थी? क्या ये रिपोर्ट बाद में किसी सोची समझी साजिश के तहत गढ़ी गई है? ओ, समझ गई। मतलब समय बीतने के साथ ये एक आफ्टर थॉट या बाद में रची गई कहानी लगने लगती है। बिल्कुल। विपक्षी वकील का सबसे पहला तर्क यही होगा कि ये मामला फर्जी है और फंसाने के लिए बाद में बनाया गया है। लेकिन अगर घटना के तुरंत बाद बिना किसी देरी के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है और मेडिकल परीक्षण होता है, तो उसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। इसे कानूनी भाषा में कुछ कहते हैं ना? जी, इसे कानून की भाषा में रेस जेस्टे कहते हैं। अच्छा। यानी घटना के तुरंत बाद की गई स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अच्छा, रेस जेस्टे। हाँ, और इसी तरह डिजिटल दुनिया में फोन के सर्वर लॉग्स, कॉल डिटेल्स या हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज कुछ ही दिनों में अपने आप डिलीट हो जाते हैं या ओवरराइट हो जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना सच है। इसका मतलब है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा होता है। इसीलिए स्रोत इस बात पर इतना बल देते हैं, जैसे ही विवाद शुरू होता है या गंभीर आरोप लगते हैं, रोने या परेशान होने में समय बर्बाद करने के बजाय पहला काम उन चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों को सुरक्षित करना होना चाहिए। उनका बैकअप लेना चाहिए। बिल्कुल, यही वो तथ्य हैं जो अदालत के सामने एक अभेद्य ढाल में बदल जाते हैं। ये बहुत ही गहरी और व्यावहारिक सलाह है। एक तरह से ये मानसिकता को बदलने की बात है। पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलकर एक रणनीतिकार की तरह सोचना। एकदम सही। लेकिन अब इस पूरी पहेली का ना सबसे जटिल हिस्सा सामने आता है। वो क्या? मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कानून की पूरी जानकारी है, जैसे 498A या डीवी एक्ट, जो कि खेल की नियम पुस्तिका की तरह है। और उसके पास बेहतरीन साक्ष्य भी हैं, जैसे चैट्स और रिकॉर्डिंग, जो उस खेल के मोहरे हैं। जी। अब अगर कानून सबके लिए एक समान है और सबूत भी मेज पर रखे हुए हैं, तो फिर हर मामले में एक ही फॉर्मूला काम क्यों नहीं करता? मैंने देखा कि स्रोत में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि एक अनुभवी वकील का चयन और सही कानूनी रणनीति ही सफलता की अंतिम कुंजी है। बिल्कुल कहा गया। तो मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब सब कुछ सामने है, तो एक वकील के अनुभव से रणनीति में ऐसा क्या बदल जाता है जो केस की पूरी दिशा पलट सकता है? इस सवाल का जवाब कानूनी प्रक्रिया की गहराई और उसकी जटिलता में छिपा है। कैसे? स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि हर केस की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। ये कोई सामान्य कहावत नहीं है। ये कानूनी दुनिया का सबसे बड़ा सच है। एक कुशल और अनुभवी वकील का काम सिर्फ अदालत के मेज पर सबूतों का ढेर लगाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? देखिए, सबूत और कानून तो सिर्फ कच्चे माल की तरह हैं, यानी रॉ मटेरियल। कच्चे माल से आपका क्या तात्पर्य है? इसे एक पजल या जिगसॉ पहेली की तरह सोचिए। अच्छा। आपके पास पहेली के 1000 बिखरे हुए टुकड़े हैं जो आपके साक्ष्य हैं।
अगर कोई अनुभवहीन व्यक्ति उन हजारों टुकड़ों को एक साथ जज के सामने फेंक दे तो क्या जज को पूरी तस्वीर समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ एक भ्रम पैदा करेगा। एकदम सही। लेकिन एक अनुभवी वकील के पास उस पजल के डब्बे पर छपी पूरी तस्वीर होती है। वो जानता है कि वो क्या साबित करना चाहता है। वो उन हजारों टुकड़ों में से केवल वे 10 टुकड़े चुनता है जो कहानी को स्पष्ट रूप से बयां करते हैं और उन्हें सही क्रम में जोड़ता है। अरे वाह! इसे लीगल नैरेटिव या कानूनी कहानी बुनना कहते हैं। ये उदाहरण वाकई बहुत कुछ साफ कर देता है। तो एक वकील फिल्टर का काम करता है, जो शोर यानी नॉइज को हटाकर सिर्फ काम की बात सामने लाता है। एकदम सही। हो सकता है कि किसी के पास 100 पन्नों की व्हाट्सएप चैट हो। एक आम इंसान सोचेगा कि पूरी 100 पन्नों की फाइल दे दी जाए ताकि जज सब कुछ पढ़ ले। लेकिन अदालत के पास इतना समय नहीं होता। ये तो है। एक कुशल वकील को पता होता है कि जज का ध्यान उन 2 विशिष्ट लाइनों पर कैसे केंद्रित करना है जो केस को साबित करती हैं। वो साक्ष्यों को एक टाइमलाइन में सजाता है जिससे अदालत के सामने पूरी घटना एक फिल्म की तरह स्पष्ट हो जाए। और ये जो रणनीति का पहलू है वो कहाँ काम आता है? क्योंकि स्रोत में ये भी कहा गया है कि हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। देखिए, रणनीति का मतलब है टाइमिंग और प्राथमिकता तय करना। अच्छा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है और उसे घर से भी निकाला जा रहा है। एक अनुभवी वकील ये तय करेगा कि क्या पहले भरण पोषण के लिए अर्जी लगानी चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता आए, हाँ, या पहले निवास के अधिकार के लिए जाना चाहिए ताकि सिर पर छत बनी रहे। वो ये भी जानता है कि विरोधी पक्ष के वकील किस तर्क का इस्तेमाल करेंगे और उस तर्क को काटना कैसे है। बिल्कुल, उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किस पुराने फैसले यानी प्रेसिडेंट से काटना है, ये एक अनुभवी वकील ही जानता है। मतलब वो केवल कानून नहीं पढ़ता, वो अदालत के माहौल, जज के दृष्टिकोण और विरोधी पक्ष की संभावित चालों को भी पढ़ता है। एकदम। एक गलत याचिका या गलत समय पर पेश किया गया सही सबूत भी पूरे केस को कमजोर कर सकता है। वो कैसे? सही सबूत गलत कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए, यदि कोई साक्ष्य बहुत पहले पेश कर दिया जाए तो विरोधी पक्ष को उस साक्ष्य के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ने का समय मिल जाता है। ओ, समझ गई। एक माहिर वकील अपने सबसे मजबूत पत्ते को तब तक छिपा कर रखता है जब तक कि विरोधी पक्ष पूरी तरह से जाल में न फंस जाए। इसलिए कानून और तथ्य होने के बावजूद वो रणनीतिकार ही है जो इन बिखरे हुए मोतियों को एक मजबूत और सुरक्षित माला में पिरोता है। ये पूरी प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक और रणनीतिक है, ये जानकर सच में हैरानी होती है। जी बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें और इसका एक निष्कर्ष निकालें तो हम एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक यात्रा देखते हैं। हाँ, ये यात्रा शुरू होती है एक बेहद डरावनी स्थिति और घबराहट से, लेकिन हमने सीखा कि कैसे उस स्थिति को एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से पूरी तरह से बदला जा सकता है। बिल्कुल, सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत जरूरी है। जी, इस यात्रा का पहला पड़ाव है उन कानूनी धाराओं की पहचान करना जो ढाल का काम करती हैं। चाहे वो धारा 498 हो, 125 सीआरपीसी के तहत आर्थिक सुरक्षा हो या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सम्मान से जीने का अधिकार हो। एकदम सही। दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव ये स्वीकार करना है कि अदालत आंसुओं या भावनाओं से नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड्स जैसे ठोस सबूतों को बिना समय गवाए इकट्ठा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। और अंतिम पड़ाव है इन सभी उपकरणों को एक अनुभवी वकील के हाथों में सौंपना जो अदालत में एक अचूक कानूनी कहानी और रणनीति तैयार कर सके। और ये गहन चर्चा सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देती है। वो क्या? ये सिखाती है कि कानूनी व्यवस्था के सामने खुद को बसे या असहाय महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर जानकारी के अभाव में या शुरुआती डर के कारण लोग अन्याय सहते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल। आज का ये विश्लेषण उन्हें सशक्त बनाता है कि न्याय कोई संयोग या चमत्कार नहीं है। न्याय सही दिशा में सही समय पर उठाए गए व्यवस्थित और तार्किक कदमों का ही अंतिम परिणाम है। ये बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। आज के इस विश्लेषण ने निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रियाओं को देखने का नजरिया ही बदल दिया है, भावनाओं से हटकर पूरी तरह से तथ्यों की ओर। जी। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को समाप्त करें, इन सभी बातों को सुनकर एक विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे लगता है कि इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। वो विचार क्या है? स्रोतों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अदालत में न्याय पूरी तरह से उन साक्ष्यों के सही समय पर संकलन पर निर्भर करता है। हाँ। जैसे कि हमारे चैट्स, तस्वीरें और कॉल रिकॉर्डिंग। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आज के इस आधुनिक डिजिटल युग में हमारी कानूनी लड़ाई अदालत के कमरे में पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है?
ये एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है ना? क्योंकि जाने अनजाने में हमारे स्मार्टफोन के इनबॉक्स में, हमारे द्वारा हर रोज भेजे गए हर एक मैसेज में, बिल्कुल, फोन के लोकेशन हिस्ट्री में और हमारे द्वारा क्लाउड पर सहेजे गए डेटा में ही भविष्य के न्याय की नींव रखी जा रही है। हम हर दिन अपने जीवन का एक ऐसा डिजिटल आर्काइव बना रहे हैं जो कल को अगर कोई मुसीबत आती है तो हमारी सबसे बड़ी कानूनी ढाल बन सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने डिजिटल जीवन को और उसमें मौजूद डेटा को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल। और शायद यही वो वास्तविक लाइफ जैकेट है जो शुरुआत से ही हम सभी के पास होती है। सही कहा। बस हमें ये जानना होता है कि जब पानी में धकेला जाए तो उसे तुरंत पहनना कैसे है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। एकदम सही बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस पूरी कानूनी रणनीति और डिजिटल साक्ष्यों की ताकत पर जरूर गौर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।